हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसके मिस्टडी। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके मिस्टडी पर। और यहाँ पर लेके आए हैं क्लास 12th बायोलॉजी के महत्वपूर्ण 15 टिप्पणियां बोलिए या फिर 15 टॉपिक बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और ये ऐसे टॉपिक है, इसमें से 2 से 3 प्रश्न बिल्कुल छपेगा आपके किसमें पेपर में, क्योंकि ये जो टिप्पणियां हैं ये बार बार रिपीटेड होती हैं। और ऐसा नहीं है कि आपका मैं केवल एक ही चैप्टर का बता रहा हूं, बल्कि जितने चैप्टर हैं 13 चैप्टर आपके बोर्ड में आने वाले हैं, वो 13 के 13 चैप्टर के हम महत्वपूर्ण 15 टॉपिक लिए हैं, 15 टिप्पणियां लिए हैं। आप इस टिप्पणी को अगर तैयार कर लेते हैं तो इसमें से गारंटी है आपका 1 से 2 टिप्पणी बिल्कुल आपका फंसेगा, क्योंकि जो पेपर होता है वो आपके 7 सेट में डिवाइड रहते हैं और हर एक सेट में कोई ना कोई एक टिप्पणी यहाँ से पूछा जाता है। तो ये आप जरूर से जरूर तैयार कर लीजिएगा क्लास 12th बायोलॉजी वाले, है नहीं? बिल्कुल गुरुदेव। और जो मैं आप टॉपिक दिया था करने के लिए वो आप करते रहिएगा, बाकी उसका सोल्यूशन भी मैं करवाऊंगा। क्यों परेशान हो रहे हो? करिएगा। बिल्कुल नहीं गुरुदेव, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा, अगर ये हम 15 महत्वपूर्ण टिप्पणियों की बात करें तो यह आपका है चैप्टर चैप्टर 1 से लेके 13 तक है। ये चैप्टर 1 से लेके 13 तक। अब देखिएगा, अगर ये 13 चैप्टर की बात करें तो ये 13 में 5 इकाई है, मतलब कि एक इकाई में आपके 3 चैप्टर हैं, जैसे कि पुष्टिपादपों जनन, मानव जनन और जनन स्वास्थ्य। तो जो जनन से प्रश्न आपका बनता है वो 14 नंबर का बनता है, ये 3 चैप्टर मिला के। अनुवांशिकी और विकास ये 18 नंबर बनेगा। जीव कल्याण और मानव कल्याण से 14 अंकों का बनेगा। जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग से 10 नंबर का बनेगा। और पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण से आपका 14 नंबर का यहाँ पे बनने वाले प्रश्न है। टोटल अगर हम बात करें तो 70 नंबर आपको यहाँ से पूरा पूरा पेपर में रहने वाला है। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ पे प्रश्न की बात करें, वो आपका क्या है। यहाँ पे पहला प्रश्न है अनिषेक फलन। क्या है सर? अनिषेक फलन। अनिषेक फलन होता क्या है, किसे कहते हैं आप? अनिषेक फलन अगर आपसे पूछ ले पेपर में, चलिए बताइए सर अनिषेक फलन क्या होता है, तो आप इसकी परिभाषा क्या देंगे? आप ही बताइए इसकी परिभाषा क्या देंगे। अनिषेक फलन का मतलब समझिएगा, मतलब फल तो बन रहा है वो भी बिना निषेचन के ही। फल तो बन रहा है वो भी बिना निषेचन के ही, उसे ही अनिषेक फलन बोला जाता है। ठीक है, यानी बिना निषेचन के फल बनने की क्रिया को अनिषेक फलन बोलते हैं। अनिषेक फलन बोलते किसको? बिना निषेचन के ही फल के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अनिषेक फलन कहलाती है। फल बीज रहित बनते हैं, यानी कि इसमें इन फलों में बीज नहीं पाया जाता। जैसे केला में बीज पाया जाता, नहीं पाया जाता। अंगूर में भी नहीं पाया जाता, अनानास में भी नहीं पाया जाता। यानी कि इसमें बिना बीज के ही फल का निर्माण होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अनिषेक फलन कहते हैं। यह प्राकृतिक एवं कृत्रिम होता है और ऑक्सीन्स जैसे IIA, IBA, NNA आदि के प्रयोग से कृत्रिम अनिषेक फलन किया जाता है। याद रहे, तो अनिषेक फलन क्या होता है? अनिषेक फलन क्या होता है? सीधा आप बताएंगे सर बिना निषेचन के ही फल के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं सर? अनिषेक फलन कहते हैं। और ये जो फल होते हैं इसमें बीज बिल्कुल भी नहीं पाया जाता। जैसे हमारा सर क्या क्या हो जाएगा? हमारा जैसे सर हो जाएगा केला, हो जाएगा अंगूर, हो जाएगा और करेजा क्या हो जाएगा? और आपका जो होगा वो होगा गुरुदेव क्या? अनन्नास। अंगूर, केला, अनन्नास। ठीक है, चलिए अगला बहुभ्रूणता। सर बहुभ्रूणता क्या होता है सर? बहुभ्रूणता क्या होता है सर? जब एक बीज में एक से अधिक भ्रूण पाए जाते हैं तो इसे बहुभ्रूणता कहते हैं। जब एक बीज में एक से अधिक क्या पाया जाए? भ्रूण पाए जाए तो उसे बहुभ्रूणता कहते हैं। यह 2 प्रकार की होती है, कूट बहुभ्रूणता और सत्य बहुभ्रूणता।
कूट बहुभ्रूणता क्या है? एक बीजांड में 2 या 2 से अधिक कोष होते हैं, जैसे सीड्स, तो ये कूट बहुभ्रूणता। और सत्य बहुभ्रूणता जब एक भ्रूण कोष से एक से अधिक भ्रूण विकसित होते हैं तो उसे कूट सत्य बहुभ्रूणता कहते हैं, जैसे कि एरिस्टोलोकिया में। अगला है यहाँ पे तीसरा जो टॉपिक है, तीसरा टिप्पणी है, आवृत बीजियों में मादा इम्कोद्भिद का विकास पर टिप्पणी कीजिए या वर्णन कीजिए। इसको क्या कैसे लिखेंगे? बीजांडकाय के अंदर परिपक्व अवस्था में एक थैले जैसी संरचना होती है, यानी जो बीजांडकाय होता है इसके अंदर परिपक्व अवस्था में, परिपक्व मतलब वो विकसित हो चुका है, एक थैली जैसी संरचना होती है, इसे क्या कहते हैं? भ्रूणकोश कहते हैं। यह मादा इम्कोद्भिद है और एक बीजाणु से निर्मित होता है और भ्रूणकोश में बीजांड की ओर वाले सिरे पर 3 कोश की कोशिकाएं होती हैं और तीनों कोशिकाओं को, इस समूह को क्या कहते हैं हम लोग सर? अंड उपकरण बोला जाता है। इनमें से कोई एक कोशिका जो प्रायः मध्य में स्थित होती है, बड़ी बड़ी और कैसी होती है? स्पष्ट होती है। बड़ी और कैसी होती सर? स्पष्ट होती है। यह अंडाणु या हम लोग क्या कहते हैं सर जी? अंड कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं? अंड कोशिका कहते हैं। शेष दोनों कोशिकाओं को सहायक कोशिकाएं कहते हैं और विपरीत सिरे पर भी भ्रूण कोश में 3 कोशिकाएं होती हैं, ये प्रतिध्रुवी कोशिकाएं कहलाती हैं। 2 केंद्रक, जिसे हम लोग भ्रूण कोश के केंद्रक में और अर्ध संयुक्त अवस्था में रहते हैं, इन केंद्रकों को अलग अलग ध्रुवीय केंद्रकों और सम्मिलित में द्वितीयक केंद्रक कहते हैं। भ्रूणकोश के अंदर कोई भी कोशिका भित्ति युक्त नहीं होती। अगला है चौथा, यहाँ पे लिंग प्रभाविता लक्षण क्या है सर? लिंग प्रभाविता लक्षण किसे कहते हैं? मनुष्य में होते हैं, क्या होते हैं? मनुष्य में होते हैं जिनके जीन्स तो ऑटोसोम्स पर होते हैं, परंतु इनका विकास व्यक्ति के कुछ ऐसे लक्षण भी लिंग से प्रभावित होता है, अर्थात पुरुष और स्त्री में जीन प्रारूप क्या होते हैं? जिन प्रारूप समान होते हुए भी लक्षण प्रारूप भिन्न प्रदर्शित करते हैं। मतलब कि जीनोम तो किसी भी पुरुष और स्त्री का समान है, जो आपके अंदर जीन है वो समान है, लेकिन लक्षण क्या करते हैं? अलग अलग प्रदर्शित करते हैं। उदाहरण के लिए मनुष्य में गंजापन काफी पाया जाता है, लेकिन महिलाओं में देखेंगे बहुत ही कम देखने मिलेगा, मिलता है लेकिन कब्रता रहता ही नहीं। यह विकिरण थायराइड ग्रंथि की अनियमितताओं के कारण होता है। कौन? गंजापन। और यह अनुवांशिक भी हो सकता है, मतलब कि गंजापन 2 तरीके से हो सकता है, जैसे कि अगर आपके पिताजी के बाल गंजे हैं तो आपके भी गंजे रहेंगे, या फिर जो थायराइड है उसमें अनियमितताएं हो जाती हैं, तब यह अनुवांशिक लक्षण उत्पन्न होता है। अगला है लिंग सीमित लक्षण। इस पर टिप्पणी करने के लिए आएगा, कुछ ऑटोसोम्स पर कुछ ऐसे अनुवांशिक लक्षणों के जीन्स भी होते हैं जिनकी वंशागति समान मेंडेलियन के नियमों के अनुसार ही होती है, किंतु इनका विकास पीढ़ी दर पीढ़ी केवल एक ही लिंग के सदस्यों में होता है, जैसे गाय, भैंस आदि में दुग्ध का श्रावण, भेड़ों की कुछ जातियों में केवल नर में सींगों का विकास होता है, पुरुष में दाढ़ी का विकास आदि ऐसे लक्षण होते हैं, इनको हम लोग लिंग सीमित लक्षण कहते हैं। मतलब कि एक ही लिंग में होगा। जैसे गाय और भैंस दूध देती है, कभी बैल दूध देता है? नहीं देता गुरुजी। दाढ़ी का विकास केवल आप देखेंगे तो युवकों में होता है, यानी कि नर में होता है। अगला है नव डार्विनवाद। सर नव डार्विनवाद क्या है, इस पर टिप्पणी कीजिए। तो नव डार्विनवाद 1930 तथा 1945 के मध्य आधुनिक खोजों के आधार पर डार्विनवाद में कुछ परिवर्तन सम्मिलित किए गए तथा प्राकृतिक चयनवाद को पुनः मान्यता प्राप्त कराने वालों में विजमान, हेल्डेन और हेक्सले और गोल्ड स्मिथ तथा डॉबजेंसी आदि हैं। नव डार्विनवाद के अनुसार नई जातियों की उत्पत्ति निम्नलिखित पदों के आधार पर होती है, जैसे पहला है विभिन्नताओं के आधार पर, उत्परिवर्तन के आधार पर, प्राकृतिक चयन के आधार पर और लैंगिक पृथक्करण के आधार पर करते हैं। बाकी इसको और एक्सप्लेन करना है कर सकते हैं, लेकिन इतना इतना लिख देंगे काम खत्म हो जाएगा, ठीक है ना? तो ये नव डार्विनवाद वाला टॉपिक है। अगला है प्रतिरक्षी अणु पर टिप्पणी करने के लिए आएगा। प्रतिरक्षी अणु क्या होते हैं? प्रतिरक्षी विशिष्ट प्रोटीन होते हैं जो प्रतिजनों के प्रति अनुक्रिया करके उन्हें नष्ट करने में
सहायक होते हैं। एक प्रतिरक्षी का संरचनात्मक अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि यह 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना होता है, जिसमें से 2 श्रृंखलाएं हल्की तथा 2 भारी होती हैं, और ये सभी श्रृंखलाएं डाइसल्फाइड बंधों के द्वारा आपस में जुड़ी रहती हैं तथा वाई समान प्रतीत होती हैं। प्रतिरक्षी के शीर्ष भाग को प्रतिजन अनुबंधन खंड के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अगला है विसंक्रमण। क्या होता है? किसी स्थान या वस्तु से जीवाणुओं को पूर्णतः रूप से समाप्त करना विसंक्रमण कहलाता है। जैसे ऑपरेशन थिएटर, शल्य चिकित्सा में प्रयोग किए जाने वाले उपकरण, यंत्रों आदि को विसंक्रमण करने के लिए उष्मायनिक उच्च ताप रसायन तथा छानने की विधियों में लाई जाती हैं। शल्य चिकित्सा में प्रयोग किए जाने वाले यंत्रों एवं उपकरणों को आटोक्लेव में 110 से 120 डिग्री सेल्सियस तथा 15 पाउंड दाब पर 15 मिनट रखकर इसका विसंक्रमण कराया जाता है। अगला है हाथी पांव पर टिप्पणी कीजिए। सर, हाथी पांव क्या है? यह रोग वाउचेरिया ब्रेकॉफ्टी नामक कृमि द्वारा होता है। कौन सा? हाथी पांव। जो मादा क्यूलेक्स मच्छर है, जब यह काटती है तो जो लसिका तंत्र होता है वो पैरों में जननांगों में सूजन आ जाता है, विशेषकर नीचे जो उदर भाग होता है यह सूज जाता है, जिसकी वजह से हाथी पांव रोग हो जाता है। अगला है टीकाकरण। टीकाकरण क्या है? वैक्सीन अथवा टीका प्रायः कोशिका निलंबन होता है अथवा यह कोशिका द्वारा उत्सर्जित एक उत्पाद है जो प्रतिरक्षण कर्मक के रूप में प्रयोग किया जाता है। वास्तव में वैक्सीन प्रतिजनों का तैयार घोल होता है जो इंजेक्शन द्वारा शरीर में क्या हम लोग प्रवेश कराने पर विशिष्ट प्रतिरक्षियों के निर्माण को प्रेरित करके शरीर में सक्रिय कृत्रिम प्रतिरोध क्षमता तथा प्रतिरक्षा उत्पन्न करता है। यह क्रिया ही टीकाकरण कहलाती है। सबसे पहले सन 1798 में एडवर्ड जेनर ने टीकाकरण की तकनीकी में गौशीलता विषाणु को चेचक के विरुद्ध प्रतिरक्षण कर्मक के रूप में प्रयोग किया था। एडवर्ड जेनर को प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक भी हम लोग कहते हैं। अगला है एस्केरिएसिस। एस्केरिएसिस क्या है? एस्केरियस लॉम्बी काइडिस दूषित भोजन, कच्ची सब्जियां, गंदा पानी, कम स्वच्छता के कारण होने वाला रोग है। पतले दस्त, न्यूमोनिया, उदरसूल, ब्रोंकाइटिस एंड एनीमिया, कभी कभी अच्छा अनिद्रा ज्वर, उड्डुक पुच्छ शोथ वमन आदि विकार उत्पन्न होने से हो सकते हैं। शरीर में प्रोटीन की कमी होने से शरीर की वृद्धि भी क्या हो जाती है? रुक जाती है। अगला है जैविक खाद या जैव उर्वरक पर टिप्पणी कीजिए। तो खाद्य उत्पादन वृद्धि के लिए रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग भूमि की उर्वरता को नष्ट करने लगता है। पुराने समय में तो गोबर आदि की खाद इस्तेमाल की जाती थी, अतः जानकारी के बाद अब इनके स्थान पर किसान और वैज्ञानिक भी जैव उर्वरक को महत्व देने लगे हैं। कई प्रकार के जैव उर्वरकों को भिन्न प्रकार से उत्पन्न कराया जाता है। जैसे पहला है लेग्यूम कुल के फसलों, बरसीम, सनई आदि का खेतों में उगाकर हरी अवस्था में ही खेतों में जोत दिया जाता है। इससे हरी खाद कहते हैं और इससे मृदा को आवश्यक पोषक तत्व क्या हो जाते हैं? उपलब्ध हो जाते हैं। दूसरा है कंपोस्ट खाद। पशुओं का गोबर, भूसा, फसल में के अवशेष, घरेलू कार्बनिक अपशिष्ट आदि सूक्ष्म जीवों की सहायता से सड़ाए जाते हैं। ये काले भुरभुरे रूप पदार्थ के रूप में बदलकर ह्यूमस बनाते हैं। अगला है प्रतिजैविक टॉप। ये क्या है? वे रासायनिक पदार्थ जो किसी सूक्ष्मजीवी में उपापचय के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं तथा अन्य दूसरे सूक्ष्मजीवों को नष्ट करते हैं, प्रतिजैविक कहलाते हैं। प्रतिजैविक प्रमुखतः जीवाणुओं तथा कवकों से प्राप्त किए जाते हैं। अगला है 14वां बायोपायरेसी। बहुराष्ट्रीय कंपनी अथवा अन्य संगठन द्वारा किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों से बिना व्यवस्थित अनुमोदन व क्षतिपूर्वक भुगतान के जैव संसाधनों का प्रयोग करना बायोपायरेसी कहलाता है। अगला है आपका जीनी चिकित्सा। ये क्या है? जीनी चिकित्सा में अत्याधुनिक जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से मानव शरीर में उपस्थित दोषपूर्ण जिन के स्वच्छ एवं क्रियाशील जिन द्वारा बदला जाता है। इसके द्वारा किसी बच्चे या भ्रूण में चिन्हित किए गए जिनके दोषों का सुधार किया जाता है और इसमें रोग के उपचार के लिए जिनको व्यक्ति की कोशिकाओं या ऊतकों में प्रवेश कराया जाता है।
तो ये रहे आपके 15 टिप्पणी, आप एक बार स्क्रीनशॉट करना है तो कर सकते हैं। और इसमें मैंने चैप्टर 1 से लेके आपका चैप्टर नंबर 13 तक सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को मैंने उठाया है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए सफिशिएंट है। मैंने अध्याय 1 से लेके 5 तक वन शॉट वीडियो में पूरा कंप्लीट भी चैप्टर करा दिया है। अगर अभी तक आप नहीं पढ़े हैं तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स या प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं। और इसका पीडीएफ, इसका सर पीडीएफ कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल एसटीएम स्टडी पे आपको मिल जाएगा, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाके वहां से ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय, टेक केयर, बाय बाय।